important developments. One is with regard to Prime Minister's visit to the United Nations UN General Assembly. We had a full and program in New York for the General Assembly session, which involved an address by the Prime Minister to the UN General Assembly. उनकी जो participation थी in some of the important meetings which were taking place, एक उसमें था वो Sustainable Development Goals Summit, ये UN Secretary General ने organize की थी, जिसके अंदर बाकी तमाम काफ़ी सारे ममालिक के सरबराहान ने भी शिरकत की. तो उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब का न सिर्फ शिरकत थी बल्कि एड्रेस था. फिर एक हाई लेवल मीटिंग थी ऑन पेंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस एंड ऑन फाइनेंसिंग ऑफ डेवलपमेंट, उसके अंदर शिरकत थी और उनकी वहाँ पर भी स्टेटमेंट थी उनकी. और फिर जो एक हाई लेवल मीटिंग थी ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव कोऑपरेशन आउटकम, ये चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट उनको इस मीटिंग को उन्होंने चेयर किया था और ये चाइनीज इनिशिएटिव था. और यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे स्पीच थी और उनकी इंटरवेंशन थी. जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बायलैटरल मीटिंग्स की वहाँ पर न्यूयॉर्क में, उसमें उनकी मीटिंग हुई ईरानियन प्रेसिडेंट जनाब रईसी साहब से, प्रेसिडेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान से, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड्स, यूएन सेक्रेटरी जनरल, मैनेजिंग डायरेक्टर IMF और बिल गेट्स भी मुलाकात करने के लिए आए प्राइम मिनिस्टर से, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रियो टिंटो, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई. इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यूज वहाँ पर दिए, वहाँ जो मीडिया के, उसमें वॉइस ऑफ अमेरिका था, वाशिंगटन पोस्ट, CNN, ब्लूमबर्ग, न्यूज़वीक, TRT वर्ल्ड, एसोसिएटेड प्रेस, और फिर उन्होंने प्रेस टॉक की पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ भी. थिंक टैंक इंटरेक्शन भी प्राइम मिनिस्टर के थे, जिसके अंदर एक तो उनका इंटरेक्शन था काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में. फिर उनकी एक मीटिंग हुई US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, ये एक बड़ी हमारी एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस काउंसिल है, जिसके काफ़ी जो अमेरिकन जितनी भी वो कंपनीज, कॉरपोरेशंस, बिजनेस वेंचर्स जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बिजनेस करते हैं या जिनकी यहाँ पे प्रेजेंस है, उनकी वो जो थे हेड्स, उनकी मुलाकात हुई. उसके अलावा अपना जो आपको एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि एक हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स की, फिजिशियंस की एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जमात है, तो उनके डेलीगेशन ने भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की. एक जो UN सेक्रेटरी जनरल के साथ भी उनकी वहाँ पे मीटिंग हुई. जो इसी तरीके से मेरी भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट रही हैं. एक तो OIC की एनुअल कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है, वहाँ पे जितने भी OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पे तशरीफ़ ले जाते हैं, वो एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग वहाँ पे की जाती है. उससे OIC का आइंदा का जो लाया अमल है उसके ऊपर बातचीत होती है और उसके ऊपर उसको फाइनलाइज किया जाता है. फिर एक OIC कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑन जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारे लिए एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्ट ग्रुप है, उसकी मीटिंग हुई. और जहाँ पर हमने और तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स जो उसके मेंबर्स हैं, उन्होंने कश्मीर के जो हमारे मुसलमान हैं, कश्मीरी भाइयों की, वो बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने वो उनकी हमायत का ऐलान किया. बल्कि उन्होंने वहाँ पर जो इंडिया ने वहाँ पर ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितनी भी इंसानी हकूक़ की पामाली की हुई है, उसकी भी निशानदेही की. और जो उनका जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है इन अकॉर्डेंस विद द UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, उसको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट कराने के लिए उन्होंने
उस पर जोर दिया. फिर इसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी जिसको मैंने अटेंड किया और उसके अंदर हमारी एक स्टेटमेंट भी हुई. सीका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी हुई. G77 एंड चाइना का है जो हमारा जो ग्रुप है उसको भी, जिसको हमने पहले पिछले साल चेयर भी किया था क्लाइमेट के इश्यूज पे, उसकी यहाँ पे इस दफा मीटिंग हुई तो उसके अंदर भी हमारी थी. फिर एक लॉस एंड डैमेज और क्लाइमेट रिलेटेड जो मीटिंग थी उसके ऊपर भी उसमें हमारी काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन रही. मेरी कोई तकरीबन 20 के करीब बायलैटरल मीटिंग्स रही फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ जो मुख्तलिफ ममालिक के से, जिसमें यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स भी थे, मिडिल ईस्ट के भी थे, और फिर अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल और GCC के सेक्रेटरी जनरल वो भी शामिल थे. मेरा भी वहाँ पे मीडिया इंटरेक्शन हुआ. TRT वर्ल्ड था, अल जजीरा था, और फिर UN कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन उसका भी हुआ. और फिर जो थिंक टैंक जो इंटरेक्शन था उसमें एशिया सोसाइटी है और एक हमारी US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत ही एक अहम बिजनेस फोरम है जिसके CEOs ने, मेंबर्स ने आके, जिनके साथ मेरी मीटिंग हुई, और उनका एक डेलीगेशन जल्द पाकिस्तान में भी आएगा. मकसद ये था कि इन जो US पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर तवज्जो दें इन्वेस्टमेंट के लिए. उनको फिर जो हमारा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई तो जिसके ऊपर वो एक काफ़ी एक्साइटमेंट थी. फिर एक हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन का एक ग्रुप है जिसको P21 कहते हैं, तो उनका डेलीगेशन भी आया. प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो इजलास, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो एड्रेस था उसके अंदर उन्होंने इयादा किया. एक तो कश्मीर की जो आज़ादी है उसके लिए, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, उसके लिए पाकिस्तान की जो भरपूर जो सपोर्ट है उसका इयादा किया, उसकी हाईलाइट किया वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन थी. जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस के अंदर वो जो डेवलपमेंट जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं SDGs के, उसको पूरा करने की कमिटमेंट का वहाँ पे इजहार किया, और उसके लिए जो पाकिस्तान ने स्टेप्स लिए हैं उसको भी हाईलाइट किया. इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो खिताब के अंदर जो अपने जो इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान के बारे में और कि किस तरीके से उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, जिस किस्म के इक़दामात किए जा रहे हैं उसके बारे में बात की. स्पेशल इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल जो हमारा फैसिलिटेशन काउंसिल है उसकी बात की, और फिर क्लाइमेट चेंज जो कि हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है उसके बारे में बात की गई. और प्राइम मिनिस्टर आल्सो call for the implementation of the commitments which were made in COP27 in Sharm el-Sheikh related to loss and damages and the climate fund. और फिर उन्होंने जो क्लाइमेट की जो कमिटमेंट थी उसके बारे में कहा कि वो जो एक एनुअल फंड जो करना है क्रिएट, उसको जल्द अज जल्द क्रिएट करने की ज़रूरत पे जोर दिया. वो कोई तकरीबन $100 बिलियन का फंड है, और उसके अंदर उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि उसमें से 50% of that $100 billion can be spent on adaptation in the most affected countries. तो ये उनका एक मुख्तसर सा एक खुलासा था जो कि वहाँ पे उनके एड्रेस का था. तो मैं सोचा कि आपको इन चीज़ों के ऊपर ब्रीफ करूं, और साथ ही साथ अगर आपके कुछ सवालात हों तो उनको जवाब दिया जा सकता है. थैंक यू. अज़ाज़ सैयद. फार्म मिनिस्टर साहब बहुत शुक्रिया. फार्म मिनिस्टर साहब, जिस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर के हमरा वहाँ पे दौरा कर रहे थे तो एक और डेवलपमेंट
سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان بھی بڑی نوٹ کی گئی، اور یہ خبریں بھی آئی کہ 7 ممالک جو ہے سعودی عرب کے جب اسرائیل کو تسلیم کرے گا تو 7 مسلمان ممالک بھی تسلیم کر لیں گے اسرائیل کو. تو کیا اس حوالے سے کوئی آپ کی ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ، اور اس اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ابھی کیا ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جی کہ یہ وہاں پر بھی یہ سوال کیے گئے وہاں پر، تو ہمارا جواب جو اس کے بارے میں ہے وہ تو بڑا ہی کلیئر ہے. ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم ایک تو جو بھی فیصلہ کرتے ہیں پاکستان میں کسی بھی ایشو کے اوپر، تو اس کے اوپر وہ ہماری جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ سر فہرست ہوتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ہاں کوئی بھی ایسی سوچ نہیں ہے پاکستان میں اسرائیل کے بارے میں. اس لیے سوچ نہیں ہے کہ وہاں پہ یو این جنرل اسمبلی میں جب جو ہمارا پرائم منسٹر کا خطاب تھا یا میرا ایک او آئی سی کانٹیکٹ گروپ کا جو پیلسٹائن پہ تھا، جو میں بھی اس کا ممبر ایز فارن منسٹر پاکستان بھی ممبر ہے، تو اس میں ہم نے بڑے ہی واشگاف انداز میں اس بات کو کلیریفائی کیا تھا کہ جی کہ کشمیریوں کو کے ساتھ جو ایک جبر و ستم ہو رہا ہے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اور کشمیریوں کو فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اور وہاں پر جو سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں ان کو بند کیا جائے. اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ فلسطینی عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے، اور ان کے جو پاکستان یہ چاہے گا کہ کشمیری جو کشمیری وہ فلسطینی عوام جو ان سے ہیں ان کو پری 1967 جو بارڈرز ہیں اس کے مطابق ان کا فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پہ قائم ہو، اور جو القدس الشریف ہے وہ اس کا فلسطین کا دار الخلافہ ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی پوزیشن تھی، اس کو پاکستان نے بارہا وہاں پر اس کو ری ایٹریٹ کیا. ہم نے جو میڈیا انٹریکشن میں بھی اور یو این کی جنرل اسمبلی میں بھی جتنے بھی اجلاس ہوئے اس میں بھی یہ بات کی گئی. سردار بشیر. اور میں ایک چیز اور بتا دوں کہ جو اسرائیل کے متعلق یا فلسطین کے بارے میں جو پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کل بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی وہ وہی ہوگی. پاکستان، ایک سوال کسی نے مجھے کہا کہ جی کیا پاکستان تقلید کرے گا باقی ممالک کی جو اپنا ان کے ساتھ رابطے میں ہے؟ تو ہم نے کہا کہ جی وہ ہم تقلید کے چکر میں نہیں ہیں، ہم نہیں کرتے، ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. ہمارا جو موقف ہے وہ اپنا ایک کلیدی بنیاد پہ ہوتا ہے، تقلیدی بنیاد پہ. کس کسی کے لیے نہیں جی، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو فلسطین کا جو ہے حق خود ارادیت کا جو ان سا ہے جو ایشو ہے وہ بھی کشمیریوں کا بھی وہی ہے. تو اگر ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ حق خود ارادیت کے ساتھ وابستہ ہے، اگر ایک ہمارے کشمیر کے ایشو کے ساتھ، اور ہم تو اگر کہتے ہیں کہ جی فلسطین کا بھی وہی ہو تو وہی ہے، بیسیکلی دیٹ بیکمز پارٹ آف آور نیشنل انٹرسٹ. فارن منسٹر صاحب میں آپ شوکت پراچا سر. Thank you, sir. Canadian Prime Minister Justin Trudeau is in the news for many reasons. But one relevant reason is that he was yesterday asked by his leader of the opposition that spent $61,000 for going to New York, and what has you brought back? So my question in that context is, which is a public question today here, that why not many counterparts of the Prime Minister, they spare time for our delegation. As you yourself very rightly pointed out that you had 20 bilateral meetings, but we lacked the meeting with the head of the delegations over there. My second question is, when you had meetings over there or over there,
Election Commission of Pakistan came with a announcement of January last week elections. So how are the response in your meetings from different world leaders who have been talking about elections in Pakistan? Thank you, sir. एक तो राजा साहब मैं आपको ये बात क्लैरिफाई करता चलूं कि पाकिस्तान का इस दफा जो डेलीगेशन गया यूएन जनरल असेंबली के साथ के लिए वो सिर्फ 3 अफराद पे मुश्तमिल था। एक तो प्राइम मिनिस्टर थे, एक मैं था और एक फॉरेन सेक्रेटरी साहब जो यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। और ये मेरे ख्याल के मुताबिक दिस वाज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कन्वेइंग पाकिस्तान्स पर्सपेक्टिव ऑन सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यूज और जो पाकिस्तान कन्फ्रंट कर रहा है या दुनिया कन्फ्रंट कर रही है। पाकिस्तान को अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक अंडर वन रूफ अगर प्रोवाइड करने का कोई मौका फराहम करता है कोई इवेंट तो वो यूएन जनरल असेंबली का है। ये जो मैंने प्राइम मिनिस्टर की 5-6 मीटिंग्स का जिक्र किया तो ये तो वो मीटिंग्स थी जो कि बायलैटरल मीटिंग्स थी, बट लेकिन उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की और कोई डजन्स हेड्स ऑफ स्टेट्स के साथ जब वो किसी मीटिंग में जाते थे या जनरल असेंबली में जाते थे और अपने या किसी स्पेसिफिक मीटिंग के लिए जाया करते थे, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिक हो या चाहे एसडीजी से मुतल्लिक हो या प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज एक्सेट्रा से मुतल्लिक हो, तो उसमें बेशुमार और हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट से भी मुलाकात हो जाती थी जिससे कि आपको काफ़ी होता था। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को तो इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। किसी साहब ने मेरे से पूछा मसलन कि जी यहाँ पर केयर टेकर सेटअप को आने की क्या ज़रूरत थी, तो उसके जवाब में मैंने ये कहा कि जब केयर टेकर सेटअप पाकिस्तान में होता है तो दुनिया में जो कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं उनकी वो रुक नहीं जाती, वो चलती रहती हैं। और पाकिस्तान का जो सा एक पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो केयर टेकर सेटअप हो चाहे कोई भी वो जो एक जो इलेक्टेड सेटअप हो, वो मौक़िफ़ तो रहते हैं जिसको आपने हाईलाइट करना है और कन्वे करना है। मसलन जो बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर बेशुमार आप चीज़ें जो सी हैं वो उस पे एग्रीमेंट्स हो जाते हैं जिसको बाद में फॉलो अप करके उनको कॉन्क्रीट शेप दी जाती है। जी, इलेक्शंस की आपने बात की, इलेक्शंस का वो वहीं पे थे और मेरे ख्याल में वो एक अच्छी अभी वो कोई इट वाज अ नोशनल डेट दैट वाज अनाउंस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, तो वो लेकिन उसका एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ वहाँ पे जितनी भी था कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होंगे और दिस इज व्हाट द स्टांस दैट पाकिस्तान डेलीगेशन हैड आल्सो टेकन इन बायलैटरल कंसल्टेशन। बशीर साहब। शुक्रिया मैडम। फॉरेन मिनिस्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे दुनिया में हमने माजी में देखा कि एंटी सेमिटिज्म पे एक अप्रोच डेवलप की गई यूरोप के अंदर और आज हम देख रहे हैं कि उस पर बड़ा परसू भी किया गया, लेकिन फर्दर कोई वहाँ पे हमें लॉस यूज का उस तरह से नजर नहीं आता। तो क्या इस्लामोफोबिया को मद्देनजर रखते हुए आपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मीटिंग्स में किसी चीज को परसू करने के लिए एक कंसिस्टेंट पॉलिसी पे कोई नैरेटिव वहां पे दिया? एक तो ये बता दीजिए और दूसरा ये बताइए कि माजी की जितनी भी पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी रही इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान या रिलेशंस में, और जितनी डेवलपमेंट्स होती रही उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो इस बार का आप लोगों का दौरा है वो कितनी हद तक मुख्तलिफ था और क्या आपने अचीव किया? थैंक यू। एक तो खैर इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक आपने सवाल किया, वो ये एक बड़ा ही अहम मसला था न सिर्फ तमाम मुसलमान ममालिक के लिए, जिसको हमने वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने भी और मैंने भी अपने बायलैटरल इंटरेक्शन में भी, बल्कि इसके ऊपर न सिर्फ एक OIC का इजलास हुआ बल्कि वहाँ पर एक अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, एक UN एस्टैब्लिश्ड एक ग्रुप है, उसकी भी मीटिंग हुई जिसके अंदर ये इसके ऊपर बातचीत हुई। उसमें जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि एक तो तमाम ममालिक ने, चाहे वो इस्लामी ममालिक थे या बाकी ममालिक थे, उन्होंने इस बात को बहुत ही कंडेम किया जो आजकल एक चल पड़ी है, एक वेव इस्लामोफोबिया की। और दूसरा एम्फेसाइज किया गया कि यूनाइटेड नेशंस इस सिलसिले में एक भरपूर कदम उठाए। यूएन ने इस सिलसिले में कुछ इक़दाम भी किए हैं। मसलन उन्होंने एक 15 मार्च को डिक्लेयर किया है एज ए
UN Day for Islamophobia, ताकि उसको कंडेम किया जाए पूरी दुनिया के अंदर. दूसरा ये है कि उस जो एक वहाँ पर जो इंटरेक्शन हुआ उसकी एक जो अहम डेवलपमेंट जो सामने आई वो ये था कि डेनमार्क ने एक बिल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिए है अपनी पार्लियामेंट में, ताकि इसको इस्लामोफोबिया या बर्निंग ऑफ कुरान को या जो अपने जो या कुरान या बाकी कोई जो होली बुक्स हैं उनको क्रिमिनलाइज किया जाए. और दूसरा ये है कि इसकी डेनमार्क की तकलीद करते हुए बेशुमार ममालिक के ने भी इस पे सोच विचार शुरू कर दिया है कि किस तरीके से वो भी इसको अपने हिस्सा बनाए. हमारी जो OIC सेक्रेटरी जनरल के साथ मुलाकात हुई है उसके अंदर भी OIC आइंदा जो अपने इजलास के अंदर कुछ ऐसे इक़दामात उठाएगी जिसके तहत ये कैंपेन जो उनसी इस्लामोफोबिया जो आजकल चल रहा है उसके खिलाफ उसमें मैं समझता हूँ कि मजीद उसमें तेजी आएगी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. अनस मलिक. अच्छा खालिद महमूद साहब. जिलानी साहब, एक पॉलिटिकल इंप्रेशन था माजी में कि पाकिस्तान जो है वो गुज़श्ता 2 साल में तन्हाई का शिकार हो गया दुनिया में. क्या वो इंप्रेशन वहाँ पे कहीं नजर आया? दूसरा ये बता दें कि आपकी जो मुलाकातें हुई उसमें जो पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम है उसके ऊपर उन लोगों की क्या राय थी? ये जो मुझे सवाल करते हैं मुझे थोड़ी सी हैरानगी होती है कि आइसोलेशन का शिकार तो पाकिस्तान बिल्कुल ही नहीं हुआ. और अगर मैं कहता हूं कि जी मेरी कोई 20 के करीब फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात हुई तो उसमें चंद फॉरेन मिनिस्टर्स के वो थे जिनके लिए हमने दरख्वास्त की उनसे कि जी वो हमारे से मुलाकात करें. बट मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने तो खुद वो इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जी वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मिले. उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक ख़ास कदर मंजिलत है. वहाँ पे जो हमारे जो फॉरेन ऑफिस के डिप्लोमेटिक जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं या बाकी ऑफिसर्स हैं, आई थिंक दे आर प्लेइंग ए वेरी इफेक्टिव रोल. और चाहे OIC हो चाहे यूनाइटेड नेशंस की कोई भी कमेटी हो उसके अंदर हमारा एक बहुत ही अहम रोल होता है, चाहे रिफॉर्म्स की हो या चाहे किसी भी चीज़ की हो. तो वो इम्प्रेशन बिल्कुल नहीं उभरा. दूसरा ये है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है. पाकिस्तान इस बारे में हमें किसी भी तरह की किसी की भी तशवीश का सामना नहीं करना पड़ा. एजाज साहब. जी, एक तो आपको वेलकम बैक कि आप वापस आ गए अमेरिका से, वरना लोग काफी दिल लगाते हैं. मुझे एक तो ये जानना है कि जो पाकिस्तान की फलस्तीन के हवाले से जो ओरिजिनल पोजीशन थी, पहले तो हम ये कहते थे कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, इलेजिटिमेट स्टेट है. लेकिन हमने गुज़श्ता हुकूमत में ये देखा कि थोड़ा सा डिविएशन हुई और 2 स्टेट सोल्यूशन का पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया. आपकी जो OIC में स्पीच थी कॉन्टैक्ट ग्रुप में, उसमें भी 2 स्टेट सोल्यूशन विद अल-कुद्स शरीफ जो है वो दारुल हुकूमत फ़लस्तीन का. तो क्या एक तो ये बताइए कि क्या हमारी ओरिजिनल जो पोजीशन थी ये उससे थोड़ी सी डिविएशन नहीं है? नंबर 2, मुझे अफगानिस्तान के हवाले से पूछना है कि आप इंपॉर्टेंट जगह पर थे, अफगानिस्तान की सॉइल हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है. चित्राल का वाकया भी आपके सामने है, उससे पहले जो दहशतगर्दी के दीगर वाकयात हैं. हमारे डेलीगेशन ने भी विजिट किया, लेकिन अफगानिस्तान बार बार ये यकीन दिलाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी. अब आप ये बताइए कि अगर इस बार इस वादे की खिलाफ वर्जी हुई तो पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा, किन टर्म्स में हम रद्द-ए-अमल देंगे? इसराइल के ऊपर पोजीशन तो मैंने अपनी वाजे कर दी है बिल्कुल. फलस्तीन के ऊपर भी मैंने बिल्कुल वाजे कर दी है पूरे 2 टोक अल्फाज में कि हमारी पोजीशन में कोई भी तब्दीली नहीं है. तो इस बात का मैं दोबारा इआदा करूंगा कि देयर इज एब्सोल्युटली नो change in Pakistan's foreign policy as far as Palestine is concerned. We have, as I mentioned earlier, we have stood with the people of Palestine. We are with them and we will continue to stand with them till such time they get their right to self-determination based on the, मैंने जो already कहा है कि जो pre-1967 borders एक independent जो state है which is according to the satisfaction of the
पैलेस्टीनियन पीपल। दूसरा जो आपका सवाल है अफगानिस्तान से रिलेटेड, तो उसमें मैं समझता हूं कि ये जो दहशतगर्दी के जो वाकयात हुए हैं पिछले चंद हफ्तों में, उसके बारे में हमें तो बहुत ज़्यादा तशवीश है। और उसका मैं एक और चीज़ भी कहूँगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को उसकी तशवीश है उसके बारे में, और वो पूरी दुनिया कंसर्न फील करती है। लेकिन एक जो अच्छी चीज़ ये है कि उनके साथ हमारा एक डायलॉग भी चल रहा है, और जिसके डायलॉग के अंदर हमने एम्फेसाइज भी ये इस बात पे किया है कि जो अफगानिस्तान से जो अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, या वहाँ पे जो प्रेजेंस है वेरियस टेररिस्ट ग्रुप्स की, उनको रोकना वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और ये कि हमारी उनसे तवक्को भी है, ये उन्होंने अपने बायलैटरल भी कमिटमेंट है उनकी। और अगर आपको याद हो कि अभी रिसेंटली जो ट्राइलैटरल मीटिंग हुई थी कुछ चंद माह पहले चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की, तो उसमें भी जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर इस बात की कमिटमेंट की गई थी कि अफगानिस्तान की सॉइल को इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा पाकिस्तान या किसी और मुल्क के खिलाफ, और ये कमिटमेंट बायलैटरल तौर पे भी की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि अफगान इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन अपनी इस जो कमिटमेंट उन्होंने की है उसकी पासदारी करेगा आइंदा भी, और जिस किस्म के वाकयात हुए हैं पिछले चंद हफ्तों में, उस किस्म का ये दोबारा रिपीट नहीं होंगे। मोहम्मद नाजिम। Thank you, ma'am. So this is Mohammed Nazım from Anadolu Agency, Turkey. Yesterday, the Russian embassy in Islamabad had announced that Pakistan received liquefied petroleum gas from Moscow. And we know that Pakistan also purchased liquefied natural gas in July. And there are sanctions against Russia by the Western countries, as we all know. So in this context, does Pakistan receive reactions from the Western countries regarding energy imports from Russia? Thank you. The question that you have just raised regarding purchase of oil and other things from Russia, I'll say that our relation with Russia are improving. There are many other countries who are, including the European countries, many countries in South Asia, in the Middle East, who have this trading relationship with Russia. So Pakistan has not really done anything which would be different from any other country, whether it's the European countries or the Middle Eastern countries, or for that matter, any other South Asian countries, including our neighbor. I don't think Pakistan, by purchasing these items from Russia, has violated any sanction law or any international law. Ali Hussain. Thank you, Jilani sir. Thank you, Ali Hussain from Business Recorder. There are a lot of speculations, particularly after the visit of Ambassador Bloom to Gwadar, कि जो सी पैक है शायद उसको रोल बैक किया जा रहा है, तो कोई और जो अरेंजमेंट्स की जा रही हैं, इस हवाले से थोड़ा सा बता दें। दूसरी बात ये, कल एक खबर छपी है कि अफगान हुकाम ने पाकिस्तान को बताया है कि हमने कुछ 200 के करीब टीटीपी से के एफिलिएटेड जो दहशतगर्द हैं वो हमने अरेस्ट की हुई हैं। क्या वाकई पाकिस्तान को ये अफगान हुकाम ने बताया है? अगर बताया है तो क्या पाकिस्तान उनको हैंड ओवर करने की भी दरख्वास्त करेंगे? थैंक यू। China-Pakistan Economic Corridor, it's a very, very important transformational project for Pakistan. There is absolutely no question
of it being rolled back. As a matter of fact, we have entered into the second phase of China-Pakistan economic corridor, which will involve a lot of things, which would include the upgradation of railways, upgradation of agriculture, technical cooperation, IT cooperation, and there are many areas which would form part of our interaction with China as part of China-Pakistan economic corridor. तो उसके अंदर तो मैं आपको बिल्कुल 100% यकीन दिलवाऊंगा कि आइंदा वाले सालों में आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में सिर्फ तरक्की ही देखेंगे और इससे इस बारे में कोई भी शकूक शुबहात जो हमसे हैं उसको सामने लाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है. जहां तक जो अफगानिस्तान का ये है वो जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं ये जो सी है अबाउट द अरेस्ट ऑफ सर्टन, तो उसमें हमारा अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर गालिबन उन्होंने इस बात पे बताया और अगर तो वो अफगान नेशनल है देन ऑब्वियसली वी विल नॉट आस्क फॉर देयर, वो उनका है वो, लेकिन अगर उसको हमारी होगी कि वो उनको कानून के मुताबिक उनको करारे वाकई सजा दें, तो ये हमारी पोजीशन रहेगी उसमें. Saima. So thank you very much. Saima Shabir from Arab News. My question is regarding, as you stated in New York, that many GCC countries are going to have MOUs and agreements on different things in different sectors with Pakistan, and many dignitaries also are planning to visit Pakistan in near future. So, sir, my question is that would you please elaborate a little about the investments which Pakistan is hoping to receive, and secondly, from which countries dignitaries are coming and which sectors, if you can elaborate a little. Thank you so very much. Thank you so much. As you're aware that we have initiated something which is has become extremely popular with the international investors, and that is Special Investment Facilitation Council. And it has attracted a lot of investments from the Middle Eastern countries. It has attracted a lot of many other countries are also looking at it very, very carefully. I mentioned to you about this American business BCIU delegation that met me in New York. They are also very excited about the Special Investment Facilitation Council, and their delegation will be visiting Pakistan very soon to basically interact with our people. With regard to your question as to what are the areas which have been offered, then in that we have agriculture is certainly one of the areas in which we are seeking investments. IT is another area which is we are seeking investments. As a matter of fact, you will hear very good news because we are training a lot of IT experts in the country. And the current exports of $2.5 billion will certainly be increased to $10 billion in the next couple of years. And then mines and minerals is another area in which we are seeking investments. Again, a lot of interest on the Arab countries, GCC countries. Energy is another area, and defense production, joint ventures in that. So these are all areas which are, so there are a lot of MOUs which are in the works, I would say. And we are expecting the delegation from the respective countries very soon. They will be, who will be visiting Pakistan to sign these, the MOUs. So I think probably things have begun to roll down. Roll over. Sorry, is there any follow-up? Basically, visiting MPS is also on the card, so if you can elaborate a little about that. You see, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि Saudi leadership is held in highest esteem in Pakistan. Whenever they visit Pakistan, a warm welcome would await them. That's it. मिनिस्टर साहब, अलानूर वजीर मशरिक टीवी चैनल से हूँ. मेरा सवाल भी अफगानिस्तान की जो मौजूदा उन्होंने जो 200 बंदे पकड़े हैं टीटीपी के मतलब रहनुमा हैं,
تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چترال میں جو کچھ ہوا ہے اسی میں یہ ملوث تھے. تو کیا اگر یہ اسی میں ملوث لوگ پکڑے گئے ہیں تو پاکستان افغان حکومت سے حوالگی کا مطالبہ کرے گا کہ یہ پاکستان کے حوالہ کر دیں؟ اور میں ہم نے اس کے ابھی خلاف. تھوڑی دیر پہلے اسی کا جواب دیا ہے جو سوال اس سے آپ سے پہلے کیا گیا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے تشویش کی بات کی کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان اور دنیا کو تشویش ہے, تو پاکستان نے ٹی ٹی پی کے تشویش کے علاوہ کوئی اور اقدامات اٹھائے ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ پاکستان اپنی سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے گا. میں یہاں پر سرٹنلی وہ الیبوریٹ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کیا اقدامات اٹھائے گا, لیکن ہمارے لیے تمام آپشنز اوپن ہیں. غزالہ نورین. السلام علیکم میم, تھینک یو سو مچ. غزالہ نورین, سنو نیوز سے. سر میرے دو کوشچنس تھے, ایک افغان سے متعلق وہ جو 200 بندے پکڑے گئے, اور دوسرا ایم ڈی ایس کے جو ایکسپیکٹڈ وزٹ آف پاکستان ہے. دونوں سوال ہو چکے ہیں, سو تھینک یو سو مچ. اچھا جی, جلیل صاحب, وائس آف امریکہ. تھینک یو جیلانی صاحب. میرا سوال جو ہے وہ بھی ریلیٹڈ ہے افغانستان سے, لیکن یہ جو سوال ہے یہ افغان جو ریفیوجیز ہے پاکستان میں, کیا پاکستان جو افغان ریفیوجیز کی پالیسی ہے پاکستان کی, کیا اس کو ری وزٹ کرنے کی کوئی انڈر کنسیڈریشن ہے؟ اور دوسرا یہ ریسنٹلی پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو افغان نیشنل ہیں جو رپورٹڈلی انلیگل یا وداؤٹ ویزا تھے, ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہوئی ہیں. تو کیا پاکستان کوئی ایسا موو پاکستان کو پریپیئر کر رہا ہے کہ رپورٹڈلی دے آر اراؤنڈ 1 ملین افغانز who are living in Pakistan without any visa or illegally, کیا ان کو ڈیپورٹ کرنے کے حوالے سے پاکستان کا کوئی موو ان کنسیڈریشن ہے؟ تھینک یو. سب سے پہلے تو میں یہ کلیریفائی کرتا چلوں کہ یہ جو پالیسی نئی جو کیبنٹ نے اپروو کی ہے وہ خالی افغان ریفیوجیز سے متعلق نہیں ہے. اس کے اندر وہ تمام ممالک کے جو لوگ شامل ہیں جو کہ انلیگلی پاکستان میں رہ رہے ہیں, جن کے بارے میں کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو بھی ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے جائیں. اور میں آپ کو چیز بتاؤں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک, آپ چاہے یورپ میں ہو چاہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں, اگر آپ انلیگلی رہ رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی وہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں دے گا. تو پاکستان نے یہ پالیسی اڈاپٹ کی ہے, بنائی ہے, اور اس کے اوپر ہم سختی سے امپلیمنٹ کریں گے اس کو پالیسی. اور اس میں یہ جو لیگلی رہ رہے ہیں, جو رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہیں, obviously ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا بیکاز وہ یہاں پر, لیکن جو انلیگل طور پہ آئے ہوئے ہیں, چاہے افغان ہوں چاہے کسی بھی ملک کے باشندے ہوں, they will have to go back to their respective countries. طاہر خان. شکریہ جی. منسٹر صاحب, اپنی انٹروڈکشن کرا دیجیے پلیز. جی طاہر صاحب, میں طاہر صاحب کے ساتھ ہے ہماری لیکن میں NNI نیوز ایجنسی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. دورانی صاحب کے حوالے سے, دورے کے حوالے سے 3 دن وہاں رہے, لیکن نہ ٹویٹ آیا نہ کوئی ہمارا بیان آیا. افغانستان سے ایٹ لیسٹ 2 بیانات آئے, ایک جب فورن منسٹر سے ملے تھے, ایک انفارمیشن منسٹر خیر خواہ سے. تو کیا ڈیلیور کیا گیا ہے؟ کیونکہ 3 دن کا کافی سارا وقت ہے. دوسرا, پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیکٹو کا لفظ استعمال کرتے بار بار, وہ ایک غیر قانونی اردو میں لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. پرسوں یونائٹڈ نیشن میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی منیر اکرم صاحب کی اور جو آؤٹسٹیڈ گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو ہے, کیونکہ کس کی جھڑپ ہوئی؟ منیر اکرم صاحب کی اور سابق حکومت افغانستان کے جو نمائندہ وہاں پہ یونائٹڈ نیشن میں ہے. جی. تو منیر اکرم صاحب ریپورٹڈلی اس نے کہا کہ آپ نمائندے نہیں ہیں حکومت کے. پھر اس نے بھی الزام لگایا ہماری پالیسی کیا ہے طالبان گورنمنٹ کے حوالے سے, کیونکہ چین نے سفیر بھیج دیا فل فلیج, ہمارا ابھی تک ناظم الامور ہے. تو اور پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ وہ انلیگل گورنمنٹ ہے. ہماری پوزیشن کیا ہے طالبان گورنمنٹ کے حوالے سے, تھوڑا سا کائنڈلی اگر کون سے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ انلیگل؟ اپنے پرائم منسٹر کی بات کروں گا نا, کہ افغان گورنمنٹ کو کہا ہے کہ وہ ڈیفیکٹو ہے, یہ انلیگل ہے. نہیں, افغان کے بارے میں تو انلیگل نہیں کسی نے, کئی انٹرویوز میں کہا ہے جی. یہ آپ ہی, ہاں
बार बार कह रहे हैं, बार बार रिपोर्ट नहीं यहाँ इंटरव्यूज में कहा है ये. आई थिंक मेरे ख्याल में उनको चलो गवाह, मैं तो गवाह भी आ गया ना, एक गवाह भी आ गया. चलो डिफेक्टो है. हाँ, तो दुरानी साहब के वजह से इलीगल तो नहीं कहा जा सकता, पर डिफेक्टो, क्योंकि वो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव जो है. चलो दुरानी साहब जी, के हवाले से विजिट जी. के हवाले से क्या मतलब 3 दिन में हमने किया उनको डिलीवर, नहीं, हमने अचीव किया. यू नो दिस वाज बेसिकली ये जो जिस मकसद के लिए गए थे, ये हमारा एक रेगुलर इंटरेक्शन है फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट, फॉर जो है जो ट्रेड रिलेटेड है, या कोई अगर वहां पर एक दूसरे के कंसर्न्स हैं उनको अपना एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है. तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि बड़ी अपना उनकी जो मैं आज सुबह ही पहुंचा हूँ अपना अमेरिका से, उसके बारे में मुझे कोई इतना ज्यादा रीड आउट नहीं है इस जो मीटिंग के बारे में, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो जो मीटिंग है वो काफी प्रोडक्टिव रही है, और उसके अंदर काफी जो मामलात हैं उसके अंदर वो डिस्कस हुए. जहां तक वो आपका ताल्लुक है, जो अफगान रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बैठे हैं, उसको तो मेरे ख्याल में जो अफगान इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी एक्सेप्ट नहीं करती अपना रिप्रेजेंटेटिव. मिस नैयर. बहुत शुक्रिया. नैयर अली फ्रॉम न्यूज़ 1 टीवी. सर, अभी गुज़श्ता कई रोज से ये सिलसिला चल रहा है कि कनाडा में जो है वो सिखों के कत्ले आम की बातें होती हैं, मावरा अदालत कत्ल की बात होती है, और भारत के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम लगता है, और इसी किस्म के इल्ज़ाम जो है माजी में पाकिस्तान के हवाले से भी भारत पे लगते रहे कि पाकिस्तान के अंदर भारत जो है वो सिखों के कत्ल में मुलव्विस रहा. रॉ के यहाँ पर जो है वो दहशतगर्द भी गिरफ्तार हुए, ये ऑन रिकॉर्ड है सारे मामला. तो हमने इस हवाले से क्या आवाज उठाई है? हमने कोई कंप्लेंट जो है वो भारत के लिए लॉन्च की है? दुनिया को हमने दुनिया के सामने हमने भारत को बेनकाब करने के लिए कोई इकदाम किए हैं? देखिए, ये बात ये है कि नंबर 1 जो वहां पर हुआ कनाडा में वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है. पाकिस्तान जो कहता रहा है कई बरसों से कि हिंदुस्तान इस किस्म की जो हरकत में मुलव्विस है, चाहे वो साउथ एशियन कंट्रीज हों चाहे पाकिस्तान हो, तो ये बेसिकली उसको सब्सटेंशिएट करता है. हिंदुस्तान बड़े अरसे से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि साउथ एशिया के तमाम ममालिक में वो इस किस्म की उनकी जो असैसिनेशन वाली जो रही हैं उनकी हरकत, एस्पियोनाज की, और जितने भी ग्रुप्स हैं वो जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करता रहा है हिंदुस्तान. हमने आपको याद होगा कि एक डोसियर भी पेश किया था इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और उसके अंदर ये तमाम चीज़ें हमने बताई थी कि क्या किस किस तरीके से वो जो मुलव्वस है. तो अब ये है कि बदकिस्मती से जो उनका जो एक है वो ग्लोबल एजेंडा बन गया है असैसिनेशंस का, और वहाँ पे बहुत तशवीश है. अपना यूनाइटेड नेशंस में तकरीबन तमाम ममालिक के साथ जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन भी हुआ, तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी तशवीश का इजहार किया, और मेरा ख्याल में ये मामला इतनी जल्दी सेटल नहीं हो पाएगा. हिंदुस्तान ने जो अपना एक जाली किस्म का मास्क ओढ़ा हुआ था, तो मैं समझता हूं कि वो मास्क जो से है बहुत ही बुरी तरीके से वो उतर गया है, और वो हिंदुस्तान बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है इस तमाम काम में. तो बल्कि वहाँ पर काफ़ी लोग तो ये डिमांड कर रहे थे कि इसकी यूनाइटेड नेशंस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए हिंदुस्तान की, कि वो इस तरह से इस किस्म की जो हरकत में मुलव्विस है, और दिस मस्ट कम टू एन एंड. और अभी तक इंडिया ने इसका कोई वाज़ेह जवाब भी नहीं दिया. आदिल निजामी. थैंक यू मैडम. आदिल निजामी, हम न्यूज़. सर, जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होने जा रहा है. पाकिस्तानी टीम को भी बहुत मुश्किल से वीज़ाज मिले हैं. बहुत से पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट इंडिया जाना चाहते हैं, मैच देखना चाहते हैं, लेकिन इंडियन जो हाई कमीशन है उसने वेबसाइट पे जो फॉर्म है उसको ब्लॉक कर दिया है, वीज़ा फॉर्म को. लोग बड़े मुश्किल में हैं. इसका कोई हल, कोई बात कर सकते हैं, या अभी तक बात हो चुकी हो तो बताइएगा. जी, हम थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स बात करने की कोशिश करेंगे. मेरे ख्याल में पीसीबी शुड आल्सो प्ले एन एक्टिव रोल इन टॉकिंग टू द इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि ये एक आईसीसी की एक रूल्स में भी है
کہ آپ جس ملک کی ٹیم وہاں پہ گئی ہے اس کے اسپیکٹیٹرز کو اجازت دیں, اور اگر آئی سی سی کو چاہیے کہ وہ اس جو رول ہے کہ ان کے اسپیکٹیٹرز کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے, تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی وہ ہندوستان کے اوپر پریشر ڈالیں. Sir, I think Anas had an afterthought. He wants to ask a question. I thought you were stuck limited till the UN visit. The reason my question was asked by Pracha Sahab, but since we're asking on other things as well, two questions very briefly with regards to the policy, the illegally rehiring foreign nationals policy or repatriation. Can you further elaborate on that? What would be the process, stepwise? How much repatriations are we looking at? That's number one. Number two, particularly with regards to the UN visit, you attended the SCO foreign ministers meeting on the sideline. Pakistan is to take the chair of the SCO heads of governments this year in November, and then we're to host that meeting as well. When are we looking at that meeting, and will that be happening in Sorry, which meeting are you talking the heads about? of governments meeting of the SCO? Pakistan is to take that chair in November. Are we looking at that meeting being held in a virtual format, or when will that meeting be held, and so on and so forth? If you can elaborate on that. Thank you. My meeting is that meeting is in person. That SCO heads of that is in person. Yes, that's right. ये तो अपना this is being held in you're talking about Shanghai Cooperation Organization meeting. I think इसकी जो preparatory meeting है वो तो हो रही है यहाँ पर बाकू में, for which that is the ministerial preparatory meeting for the foreign ministers. There will be जी ECO की, हाँ, yeah, that's right, that is the ECO meeting. तो sorry, SCO जो सी meeting है वो तो समय, हाँ, किर्गिस्तान में 26 तारीख को है, 26 अक्टूबर को. यस. कौन सी पॉलिसी? जी, मेरे ख्याल में वो मिनिस्टर फॉर इंटीरियर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरीके से उसको डिटेल्ड उसको बता दिया है कि क्या उसका क्या मोडस ऑपरेंडाई क्या होगा इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन का. And they would be the best to pose this question. मिनिस्टर साहब, आपने न्यूयॉर्क में OIC की कश्मीर कमेटी में भी शिरकत की, वहाँ भी कुछ ममालिक ने वाज़िया तौर पे मसला कश्मीर की इस वक्त पाकिस्तान की हिमायत की है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि इंडिया पाकिस्तान में बिल्कुल आने को किसी हवाले से भी तैयार नहीं. हम वर्ल्ड कप का बहाना हो या उससे पहले बिलावल भुट्टो साहब गए हैं पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर पे, जिस तरह बहाने से खड़ा होता है वीज़ा हासिल करने के लिए, ICC को ख़त लिख के हमारी टीम को वीज़े मिले हैं. इसके अलावा इंडिया वीज़े नहीं दे रहा था. तो क्या पाकिस्तान की इस तरह की पॉलिसी, दुनिया हमारी इस पॉलिसी को देखते हुए कश्मीर पॉलिसी पे हमारी हिमायत करना चाह रही है? वैसे नहीं, ये OIC के इजलास के अंदर तो जितने भी OIC कॉन्टेक्ट ग्रुप के मेंबर्स थे उन्होंने उसकी भरपूर शिरकत की और कश्मीरियों की उन्होंने भरपूर हिमायत का ऐलान किया, चाहे वो तुर्की हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे अजरबैजान हो, निजर हो, पाकिस्तान हो, सारे के सारे जितने भी वो वज़राए ख़ारजा थे उन्होंने तो बहुत बिल्कुल UN सिक्योरिटी काउंसिल की बात की, उन्होंने वहाँ पे जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं उनकी बात की, और कश्मीर की जो उनकी जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसकी बात की, और उन्होंने पूरे उसको सपोर्ट किया. ज़हीर अली समय. सर ज़हीर नाम है, समा टीवी से. सर मेरा फिर वही सवाल है, चूँकि पहले सवाल की तरफ जाएंगे. बड़ी मुश्किल से जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके सऊदी ईरान के साथ ताल्लुकात में काफ़ी हद तक बेहतरी आई थी, और इस सब खित्ते को भी फ़ायदा हो रहा था और पाकिस्तान को भी. अब जो सऊदी अरबिया की जानिब से एक स्टेप लिया गया है उस पर ईरान ने बहुत सख्त स्टांस लिया है और इसराइल के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है. इन केस अगर सऊदी अरबिया और गल्फ ममालिक जो 7-8 बात की जा रही है, अगर वो उस ब्लॉक में जाते हैं, ईरान इसराइल को तस्लीम करते हैं, तो ये खित्ते में और डिवीजन जो अरब ममालिक में और इस खित्ते में जो डिवीजन है वो बढ़ेगी, उसका पाकिस्तान पे क्या फ़र्क पड़ेगा? एक दूसरा इससे रिलेटेड एक सवाल है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, चूँकि मार्च 2024 में डेडलाइन दी हुई है ईरान ने, जो अगर कंप्लीट नहीं होगी या पाकिस्तान डेडलाइन में तोसी नहीं करेगा तो $18 बिलियन का जुर्माना होगा. इस पे क्या पेशरफ्त है? क्या डेडलाइन बढ़ाने के लिए बातचीत चल रही है? जी, एक तो आपने ईरान सऊदी रिप्रोचमेंट की बात की, और
मैंने वो उनकी जो कोई स्टेटमेंट नहीं देखी ईरान की तरफ से. मुझे जो मैं समझता हूं कि जो ईरान सऊदी अरेबिया की जो रिप्रोचमेंट हुई है वो खित्ते में अमन व अमान के लिए बहुत ही बेहतरी लाएगी. और दूसरा ये है कि जो रीजनल इकोनॉमिक जो कनेक्टिविटी है उसमें भी बहुत बेहतरी होगी इस रिप्रोचमेंट की वजह से. तो तमाम जितने भी खित्ते के ममालिक के हैं, चाहे मिडल ईस्ट की कंट्रीज के जो हों, उन्होंने सब ने इसके ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव तरीके से अपने ख्यालात का इजहार किया. दूसरा जो आपका क्वेश्चन आईपी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का, ये आपको मालूम है कि ये काफ़ी अरसे से ये तातुल का शिकार है, ये वाला गैस पाइपलाइन का इशू. हमारी ये कोशिश है कि ये इसमें जितनी भी रुकावटें हैं उसको जल्द अज जल्द रिमूव किया जाए. इस बारे में हमारा ईरान के साथ भी एक डायलॉग चल रहा है और उम्मीद है कि हम जितने भी इससे रिलेटेड इश्यूज हैं उसको जल्द अज जल्द उनको रिजॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे. सुहेल चौधरी साहब. जी एक्सीलेंसी, SIFC जो है ये एक मेजर ब्रेक थ्रू हुई है पिछले 1-1.5 साल में पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको हल करने के लिए और स्टेबलाइज करने के लिए कंट्री को. उस हवाले से फॉरेन ऑफिस में भी एक ब्रीफिंग हुई थी. अभी जब आप गए हैं वहाँ पे अमेरिका, तो जो आपकी मीटिंग हुई है बिजनेस के लोगों से, तो उनका कैंडिड रिस्पांस क्या है, नंबर 1. नंबर 2, आपके जो फॉरेन मिशन है पाकिस्तान में अक्रॉस द ग्लोब, वहाँ से हमें कोई सब्सटेंशियल रिस्पांस आ रहा है या नहीं, या ये सिर्फ कॉस्मेटिक चीज़ें हैं. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी क्योंकि COP28 आ रही है, तो हमने 27 में वहाँ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी हमारी क्लाइमेट डिप्लोमेसी के हवाले से. उसके ऊपर हमारी अब क्या परफॉर्मेंस है, जो हमारी अपनी कमिटमेंट्स थी वो हमने किस हद तक पूरी की हैं, और जो हम अब जाएंगे COP28 में तो हम क्या मसला हमारा एजेंडा होगा और हम क्या परफॉर्मेंस लेके जाएंगे. आपके 2-3 सवाल जो से थे उसमें एक तो नंबर 1 SIFC के मुतालिक मैं ये कहूँगा कि रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव है. और न सिर्फ आपने जिक्र किया, यहाँ पे फॉरेन ऑफिस में भी एक ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया था. जितने भी हमारे एम्बेसडर्स हैं, यूरोपियन हों या चाहे मिडल ईस्टर्न एम्बेसडर हो, अफ्रीकन, सब वो यहाँ पे आए, तशरीफ लाए और उनको ब्रीफिंग दी गई और उनकी तरफ से. और फिर न्यूयॉर्क में जब बातचीत हुई तो तमाम ने उसके ऊपर बहुत ही एक पॉजिटिव लिहाज से उनका रद्द-ए-अमल आया है. हमारी जो बातचीत हुई है अमेरिकन बिजनेसमैन के साथ, जो प्राइम मिनिस्टर की जो बिजनेस फोरम के साथ US पाकिस्तान बिजनेस कॉल, उन्होंने भी इसके ऊपर, बल्कि उनको दे वर वेरी वेल ब्रीफ्ड बाय आवर रिस्पेक्टिव मिशंस ऑन SIFC. तो मैं तो समझता हूँ कि हमें जो वाइब्स आ रही हैं, इंडिकेशंस हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव है. उसमें ये है कि किसी भी तरफ से कोई नेगेटिव उसके बारे में फीडबैक नहीं आई. मैंने मिडल ईस्ट के बारे में बताया कि आइंदा दिनों में और नहीं तो कम से कम कोई 1.5-2 दर्जन के करीब जो सी हैं हमारे MOUs साइन होने की हमें उम्मीद है इन दी कमिंग वीक्स. इसी तरीके से जो डेलीगेशन, जो बिजनेस डेलीगेशन वो अमेरिका से जो आएगा अगले महीने, तो वो भी इसी जो SIFC से मुतालिक उसके जो बारे में जो ब्रीफिंग दी गई उससे मुतासिर होके वो उन्होंने पाकिस्तान का आने का फैसला किया है. तो जो आने वाले दिनों में एक आइडिया बेसिकली ये था कि जितनी भी यहाँ पे जो एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर बिजनेस का क्रिएट किया जा रहा है उसके बारे में आगाही की जाए. और एक और चीज़ जो कि वहाँ पे हमें आई कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो बेहतर हो रहे हैं उसके बारे में भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया गया, मुख्तलिफ इंक्लूडिंग फ्रॉम दी जो IMF की जो थी मैनेजिंग डायरेक्टर उनकी तरफ से भी. लास्ट क्वेश्चन राजिक भट्टी साहब. क्लाइमेट के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये आपको मालूम है कि ये बड़ा ही, इसके बारे में पाकिस्तान ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. खास तौर पे जो कंसेंसस डेवलप हुआ था ऑन लॉस एंड डैमेजेस और क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर. तो हमारी अब जो सी है कोशिश ये होगी, हमने एक प्रेपरेशन ऑलरेडी शुरू कर दी है फॉर COP28. हमारी कोशिश ये होगी कि ये जो वहाँ पर फैसले हुए थे, जो कंसेंसस डेवलप हुआ था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए
COP28 में, और उसके लिए हम तैयारी करके जा रहे हैं. मुख्तलिफ किस्म के जो इश्यूज हैं वो हमारे सामने हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उसमें भी कामयाबी होगी. सर, दिस इज राजिक महमूद भट्टी फ्रॉम कश्मीर एक्सप्रेस. सर, यहाँ आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी और हर साल वहाँ यूनाइटेड नेशन के इजलास में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के बारे में बात की जाती है, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में यूनाइटेड नेशन के जो मदबीन है वो तस्लीम कर चुके हैं कि हम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और मसला कश्मीर को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है. हमें किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ भी देखना पड़ेगा. तो आप क्या कहते हैं सर? जी नहीं, हमारे लिए जो सी है, हमारी जो कश्मीर का मसला है उसका जो बेसिक एंकर है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस है, और उसके बारे में हमें कोई शकूक शुबहात नहीं है कि वो कि दिस इज द ओल्डेस्ट एजेंडा ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. और दूसरा मैं एक और भी बताऊं कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप भी, वो भी एक ओल्डेस्ट उनसे है ग्रुप है जो कि यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है हिंदुस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर. तो इन चीजों के बावजूद ये जो अगर किसी ने इस किस्म की बात की है तो उसकी मुझे तो समझ नहीं आई. मैं तो समझता हूँ कि ये वाला जो मसला है ये सारी दुनिया को मालूम है कि जी ये एक बैन अल-अक़वामी मसला है, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में कोर डिस्प्यूट है, और जब तक ये मसला हल नहीं होगा कश्मीरी उमंगों के मुताबिक, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के मुताबिक, तब तक खित्ते में मुकम्मल वो जो अमन व अमान की कैफियत डेवलप नहीं हो सकती. That concludes the briefing. Thank you so much.